हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत एजुकेशन राइज में एक नए वीडियो में। और इसमें हम करेंगे मॉडल पेपर सेकंड का सॉल्यूशन। तो आइए करते हैं सॉल्यूशन और आपको लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ आपके जो मित्र हैं उन तक भी इस वीडियो को शेयर करिए। सबसे पहले हम यहाँ पर रिक्त स्थान वाले प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहला वाला प्रश्न वहाँ से शुरू करेंगे। तो पहला यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि माधुर्य, ओज और प्रसाद गुणों का संबंध मनुष्य की से हैं, किससे हैं? तो मनुष्य की चित्त वृत्तियों से हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर आएगा कि ये जो गुण है ना, ये तीनों काव्य के गुण माने गए हैं। काव्य के 3 गुण हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। तो ये तीनों गुणों का संबंध मनुष्य की चित्त वृत्तियों से है। नेक्स्ट है, वारे अकबर तेरे जेठाट, नीचे दरी और ऊपर खाट पंक्ति में दोष है। तो एक काव्य दोष है, अलग अलग प्रकार के काव्य दोष हैं। तो इसमें कौन सा दोष है? तो इसमें जो ये जो पंक्ति दी हुई है इसमें ग्रामत्व दोष है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें ग्रामत्व दोष है या फिर ग्राम्यत्व दोष है। वारे अकबर तेरे जेठाट, नीचे दरी और ऊपर खाट, इसमें ग्रामत्व दोष है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, कुंडलियाँ छंद के पहले 2 चरणों में मात्राएं होती हैं। तो कुंडलिया जो है इसके पहले 2 चरण में 24-24 मात्रा, वैसे इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्रा होती है, क्योंकि कुंडलिया जो है ये दोहा और रोला के मिलाने से बनता है। प्रथम जो पंक्तियां होती है वो दोहे की होती है, 2 पंक्तियां, और अंतिम 4 पंक्तियां रोला की होती है। तो इस तरीके से कुंडलिया में 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिन छंदों के प्रत्येक चरण में मात्राएं अथवा वर्ण समान हो उनको छंद कहते हैं। तो अगर वो मात्रिक छंद है तो उसे सममात्रिक छंद कहेंगे, और अगर वो वर्णिक छंद है तो उसे समवर्णिक छंद कहेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जिन छंदों के प्रत्येक चरण में मात्राएं और वर्ण समान हो तो उसे मात्रिक या वर्णिक सम छंद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, विमलांबरा रजनी वधु अभिसारिका सी जा रही काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर इस काव्य पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, मानवीय भावों का आरोपण किया गया है, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार है। और दूसरा नेक्स्ट 6वां प्रश्न है, बलिहारी नृप कूप की गुणबिन बूंद न देई पंक्ति में गुण शब्द के 2 अर्थ हैं। ठीक है, यहाँ पर गुण शब्द के, बलिहारी नृपकूप की गुणबिन बूंद न देई, तो यहाँ पर इसके 2 अर्थ हैं गुण शब्द के, इसीलिए यहाँ पर अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पे श्लेष अलंकार है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर ये वाले प्रश्न कर लिए रिक्त स्थान वाले। और इसके बाद में विभावना अलंकार से युक्त कोई एक मौलिक उदाहरण दीजिए। विभावना अलंकार का मतलब होता है कि जहाँ कारण न होते हुए भी कार्य का संपन्न होने का बोध होता हो। ठीक है ना, कारण के न होते हुए भी जहाँ पर कार्य होता हो वहाँ पर जो है वो विभावना अलंकार होता है। बिना कारण के कार्य होने का भाव होता है। जैसे बिनु पाँव चले सुने बिनु काना, सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो ये जो उदाहरण है ये विभावना अलंकार का है। ठीक है, बाकी ये जो है ना सारे के सारे प्रश्न हमारा जो वीडियोस अपलोडेड वीडियोस आपको मिलेंगे उसमें सारे आंसर हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम पहले ऊपर वाले प्रश्न जो एक बार कर लेते हैं। अपठित गद्यांश और पद्यांश दिए हुए हैं, ध्यान से पढ़िएगा इनको और फिर आपको इनका उत्तर जो है वो यहाँ पे करना है। तो देखो मैं पढ़ लेता हूँ एक बार, और पढ़ने से पहले मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, एक बार इनकी जो प्रश्न है ना उनको पढ़ लीजिए। तो पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक हो सकता है, क्या होगा? इसको पढ़ेंगे तब आंसर मिलेगा। दूसरा प्रश्न है, भारत की मूल शक्ति क्या है? मूल शक्ति आपको बताना है। आगे है कि भारत की औद्योगिक परिकल्पना का आधार क्या है? और अगला क्वेश्चन है, हमारे पास क्या क्या है? और फिर है संसाधन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। और अंतिम प्रश्न है, भारत का जैव वैविध्य कैसा है? तो हम पढ़ेंगे इसको और फिर उस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो देखिए लिखा हुआ है कि भारत की एक मूल शक्ति या सामर्थ्य उसकी प्राकृतिक साधन रूपी बुनियाद है। यद्यपि भारत के पास सब मूल्यवान धातुओं और कच्ची धातुओं का एक सी गुणवत्ता वाला भंडार नहीं है, तो भी उसमें से धातुएं और कच्ची धातुएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जैसे जैसे हम अपने भू संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करना प्रारंभ करेंगे, वैसे वैसे वे भविष्य के लिए हमारी शक्तियां बन जाएंगे। अपने समुद्रों के तल में छिपे साधनों की खोज अभी होनी शेष है। इन सबके अतिरिक्त हमारे पास जीवित साधनों का भी उत्तम आधार है। हमारा जैव वैविध्य बहुत समृद्ध है और प्रचुर धूप, वैविध्यपूर्ण कृषि योग्य जलवायु, एक संपूर्ण विश्व जिसमें
देश जैसी ठंड, उष्ण कटिबंध मंडल की हरियाली, रेगिस्तानी इलाका और काफ़ी वर्षा सभी कुछ है। हालांकि हम उसका पूरा उपयोग नहीं करते। इसके लिए एक उदाहरण पर्याप्त होगा। सारे भारत में होने वाली वार्षिक वर्षा की मात्रा को यदि बराबर बराबर सारे देश में छितरा दिया जाए तो पानी 1 मीटर की गहराई तक दिखाई देगा। काश हम इस प्राकृतिक उपहार को काम में ला सकते। भारत की प्रौद्योगिकी परिकल्पना उसके प्राकृतिक साधन, उसके मानव संसाधन और उसकी राष्ट्र की मूल सामर्थ्य के आधार पर ही प्रतिष्ठित है। तो ये हमने इस गद्यांश को पढ़ लिया और अब आइए हम करते हैं प्रश्न। पहला लिखा हुआ है कि उपर्युक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक हो सकता है भारत के संसाधन, भारतीय संपन्नता, भारतीय औद्योगिक विकास और भारत का भावी औद्योगिक विकास। तो यहाँ पर भारत के संसाधन है ना, भारत के संसाधन, क्योंकि भारत के पास अलग अलग प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं, तो यहाँ इसका ये जो शीर्षक रहेगा भारत के संसाधन। नेक्स्ट है भारत की मूल शक्ति क्या है। तो पहली पंक्ति है कि भारत की एक मूल शक्ति या सामर्थ्य है उसकी प्राकृतिक साधन रूपी बुनियाद। तो अनाज, सैन्य शक्ति, संगठनात्मक शक्ति या खनिज पदार्थ। तो इसका सही आंसर रहेगा खनिज पदार्थ। नेक्स्ट है भारत की औद्योगिक परिकल्पना का आधार क्या है। तो भारत की औद्योगिक परिकल्पना का आधार है प्राकृतिक संसाधन, नागरिकों का अदम्य उत्साह, कर्मठ जनसंख्या या अथाह धन संपत्ति। तो प्राकृतिक संसाधन जो है ये भारतीय औद्योगिक परिकल्पना का आधार है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास क्या क्या है। विविध प्रकार के जीव हैं, कृषि योग्य जलवायु और अच्छी वर्षा है, उष्ण कटिबंधीय हरियाली है या उपयुक्त सभी कुछ है। तो हमारे पास उपयुक्त सभी कुछ है, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन द। नेक्स्ट है संसाधन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। सन, सन, सम या सम। तो संसाधन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग रहेगा सम। ऑप्शन स इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का जैव वैविध्य कैसा है। बहुत समृद्ध है, नगण्य है, बहुत कम है, अपर्याप्त है। तो भारत का जैव वैविध्य बहुत ही समृद्ध है, इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ। अब हम करेंगे अपठित एक काव्यांश है, इसको पढ़ करके और हम इसके प्रश्न जो नीचे दिए हुए हैं उसको करेंगे। लेकिन प्रश्न करने से पहले हम एक बार इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं ताकि पहली बार पढ़ते ही हमारे सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। पहला है कि उपर्युक्त पद्यांश का उचित शीर्षक आपको देना है। पृथ्वी पर दैवीय सुख, मानवता, अकर्मण्यता या फिर स्वर्ग में मानव। दूसरा है इंद्र ने पृथ्वीवासियों की समृद्धि के लिए आदेश दिया। किसका आदेश दिया था। नेक्स्ट है पृथ्वी पर धन धान्य की समृद्धि होने से पृथ्वीवासी क्या हो गए। उसके बाद में जीवन का मूल जल ही है सब सृष्टि का। जीवन का मूल जल ही है सब सृष्टि का पंक्ति का भावार्थ क्या है। और नेक्स्ट है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार से युक्त पंक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है। और अगला है कि कर्मण्य की का विपरीतार्थक काव्यांश में से छांट करके लिखिए। तो आइए देखते हैं, एक बार इसे पढ़ते हैं। लिखा है हाँ संकोच सा था कुछ, था न में नया नया, कार्य भी नया था अब परिचित हो गया। देखता हूँ कितने अभावों से भरी मही, पहला निदेश क्यों न दूँ मैं इष्ट वृष्टि का। जीवन का मूल जल ही है सब सृष्टि का, मेघ जल मात्र नहीं बरसावे रत्न भी, और करे आवश्यक छाया का प्रयत्न भी। देवों के नहीं तो मानवों के लिए ही सही, समझी में पृथ्वी पर धान्य धन वृद्धि हो, और सुरलोक की सी उसकी समृद्धि हो। किंतु अमरत्व क्या इसी से नर पालेंगे, उल्टी मनुष्यता भी अपनी गवा देंगे। पाएंगे प्रयास बिना लोग खाने पीने को, फिर क्यों बहाएंगे ये श्रम के पसीने को। होंगे अकर्मण्य उन्हें क्या क्या नहीं सूझेगा, कोई कुछ मानेगा न जानेगा न बुझेगा। उपर्युक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। पृथ्वी पर दैवीय सुख, मानवता, अकर्मण्यता या फिर स्वर्ग में मनुष्य। तो इसका जो शीर्षक रहेगा वो अकर्मण्यता। अगर मनुष्य अकर्मण्य हो गया तो फिर है ना वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसके सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है इंद्र ने पृथ्वीवासियों की समृद्धि के लिए क्या आदेश दिया। जल वर्षा करने का, शीतल मंद वायु चलने का, जल के साथ रत्न वर्षा का या फिर दुष्टों के वध का। तो जल के साथ रत्न वर्षा का, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए ये कि मेघ जल मात्र नहीं बरसावे रत्न भी, न केवल जल बल्कि उसके साथ में रत्नों की वर्षा भी करें। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर धन धान्य की समृद्धि होने से पृथ्वीवासी मानवता गंवाकर अकर्मण्य हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे, परिश्रमी हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर रहेगा अ, मानवता गंवाकर अकर्मण्य हो जाएंगे। ठीक है ना। होंगे अकर्मण्य उन्हें क्या क्या नहीं सूझेगा। अगर ऐसा हुआ तो वो अकर्मण्य हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवन का मूल जल ही है सब सृष्टि का, पंक्ति का भावार्थ क्या है।
ऑप्शन आ है कि संसार के सभी प्राणियों का मूल आधार जल ही है, पूरी सृष्टि का जीवन जल से उत्पन्न हुआ है, जल से ही जीवन बना है और जल से ही सृष्टि उत्पन्न हुई है, या बादल जल बरसाते हैं तभी सृष्टि का जीवन चलता है। तो इसका मतलब है कि संसार के सभी प्राणियों का मूल आधार जल ही है। ऑप्शन अ इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार से युक्त पंक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? मेघ जल मात्र नहीं बरसावे रत्न भी, करे आवश्यक छाया का प्रयत्न भी, उल्टी मनुष्यता भी गवा देंगे अपनी, हाँ संकोच सा था कुछ थान में नया नया। तो यहाँ पर नया नया शब्द जो है, ये जो शब्द है ये इसमें जो है वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। नेक्स्ट है, कर्मण्य का विपरीतार्थक का काव्यांश में से छाट करके लिखिए। तो इसका होगा अकर्मण्य। कर्मण्य का विपरीतार्थक शब्द है वो है अकर्मण्य। तो ये हमने देखे इसके प्रश्न उत्तर, और जो बाकी जो प्रश्न है वो आपको इसका जो वीडियोज़ मिलेगा उसमें सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा बाकी जो 2 बचे हैं उसका भी हम सॉल्यूशन करेंगे। 2 जो पेपर है 3 और 4 वो भी आपको उसका सॉल्यूशन थोड़ी देर में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।